हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बॉटनी के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अपन ने फॉसिलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा अपन ने पहले बॉटनी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और फॉसिलाइजेशन के ऑब्जेक्ट भी पढ़े थे और इसके अलावा फॉसिलाइजेशन के प्रिंसिपल भी पढ़े थे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीभवन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में अपने देखा था कि भाई जीवाश्मीभवन होता क्या है, तो जीवाश्मीभवन की प्रोसेस क्या होती है। तो जो प्लांट के ऑर्गन होते हैं उनका अवसादी चट्टानों में दबने की प्रक्रिया के दौरान जो परिरक्षित होने की प्रक्रिया होती है वो जीवाश्मीभवन या फॉसिलाइजेशन कहलाती है। तो फॉसिलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो प्लांट की मोटाई, कठोरता और कोमलता है। यानी कि पौधे की मोटाई, कठोरता और कोमलता भी है जो जीवाश्मीभवन को प्रभावित करती है। अब जो फर्स्ट फैक्टर है कौन सा है, मोटाई, कठोरता और कोमलता। यानी कि अपन इनको बोल सकते हैं जो प्लांट की संरचना के अंदर जो प्रेजेंट टिश्यूज होते हैं उनकी प्रकृति भी है जो फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। जो जनरली जो फॉसिलाइजेशन होता है वो प्लांट की टिश्यूज की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे ब्रायोफाइट है, एल्गी है, फंजाई है। इन प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर मोटी भित्ति वाले टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, तो इनके जीवाश्मीभवन बहुत कम, इनके यानी कि इनके जीवाश्म है जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो टिश्यूज होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं और थिन वॉल्ड होने के कारण इन टिश्यूज का जो विघटन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स के जो फॉसिल्स हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अदर देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन पादपों के जो जीवाश्म है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं वो मोटी भित्ति वाले होते हैं। तो इन मोटी भित्ति वाले टिश्यूज का जो विघटन है सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका फॉसिलाइजेशन इजीली हो जाता है। और इसी कारण इनके जो फॉसिल्स होते हैं, इनके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के फॉसिल्स हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेकंड जो फैक्टर है जिसका नाम है पौधों के अवसादी चट्टानों में दबने की तीव्रता। यानी कि जो दबने की तीव्रता है वो भी फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करती है। तो कैसे अफेक्ट करती है, यदि कोई प्लांट्स है जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है या अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें से अगर तेजी से दब जाते हैं तो उनके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है, तो सूक्ष्म जीव उनको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका इजीली जो फॉसिलाइजेशन हो जाता है। अगर दबने की प्रोसेस में अगर तीव्रता में कमी आ जाती है तो सूक्ष्म जीव है जो उनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनका फॉसिलाइजेशन नहीं हो पाता है। थर्ड जो अफेक्ट है जिसका नाम है पौधों के दबने के बाद चट्टानों में होने वाले परिवर्तन। तो चट्टानों के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस के कारण भी है जो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस पर अफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है परिरक्षित पौधों में खनिज भवन की सीमा या मिनरलाइजेशन की सीमा। तो जो प्रिजर्व्ड प्लांट होते हैं उनके अंदर जितने ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उनका फॉसिलाइजेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। अगर खनिज भवन की प्रक्रिया या मिनरलाइजेशन की प्रोसेस ढंग से नहीं हो पाती है तो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस या जीवाश्म बनने की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये जो फैक्टर थे जो फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स या जीवाश्मों के प्रकार। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि जीवाश्मीभवन की प्रकृति के आधार पर है जो जीवाश्मों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं संपीड़ित जीवाश्म या कंप्रेशन फॉसिल्स। तो इस प्रकार के जीवाश्म है जो सामान्य प्रकार के जीवाश्म है और इनका निर्माण है जो पौधे या उसके किसी अंग के अवसादों में दबने के फलस्वरूप होता है। और ये जो जीवाश्म एक पतली कार्बनिक परत के रूप में पाए जाते हैं
और इनमें है जो कोशिका के संरचनात्मक विवरण या स्ट्रक्चरल डिटेल्स है जो परिरक्षित नहीं होते हैं। अतः इनका यूज है जो जीवाश्म की अतः इन जीवाश्मों का यूज है जो पादप की बाह्य आकारिकी के अध्ययन में किया जाता है। आपके सामने डायग्राम में जो कंप्रेस्ड फॉसिल्स है या संपीड़ित जीवाश्म है उसका डायग्राम दे रखा है। तो एक थिन लेयर के रूप में ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर है जो प्रिजर्व्ड रहते हैं। सेकंड जो जीवाश्म का प्रकार है जिसका नाम है अश्मीभूताश्म जीवाश्म या पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स। तो वे जीवाश्म जिनमें बाह्य स्वरूप व आंतरिक संरचना दोनों ही परिरक्षित हो उनको क्या बोलते हैं, अश्मीभूताश्म या पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स कहते हैं। तो इस प्रकार के जीवाश्म में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनकी आउटर मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों प्रिजर्व हो जाती हैं। तो और इनका निर्माण है जो क्या होता है, पादप ऊतक में लगभग 20 खनिजों के प्रतिस्थापन से होता है। यानी कि सॉइल्स के अंदर बहुत सारे खनिज मटेरियल्स होते हैं, वो प्लांट टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को रिप्लेस करके उनकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरह से पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स का निर्माण होता है। इनमें जीवित पाद में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ जैसे सेल्यूलोज, लिग्निन आदि भी प्रेजेंट होते हैं। प्राय तने, टहनिया, बीजाणुदानी व बीजाणु आदि पादप भागों के जीवाश्म अश्मीभूताश्म के रूप में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जीवाश्म जो बहुत कम मिलते हैं, अतः ये दुर्लभ होते हैं और अध्ययन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जीवाश्म है। आपके सामने डायग्राम में अश्मीभूताश्म या पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स का डायग्राम दे रखा है जो कोयले के अंदर प्रिजर्व्ड है। थर्ड जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है परपटाश्म या इनक्रस्टेशन। तो ये जीवाश्म है जो पादप अंगों की सतह पर कार्बोनेट आदि खनिज यौगिकों के निक्षेपण या अवक्षेपण से बनते हैं। यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है उनकी सरफेस पर कार्बोनेट और उनके जो मिनरल्स कंपाउंड है उनका डिपोजिशन हो जाता है और इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। इन जीवाश्मों में पादप अंगों के बाह्य स्वरूप परिरक्षित होते हैं। इनमें पौधों के कार्बनिक पदार्थ तथा कोशिकीय विवरण नहीं पाए जाते। कार्बनिक पदार्थ से मतलब है सेल्यूलोज और लिग्निन जो इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। इन जीवाश्म द्वारा पादप अंगों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पुराना लाइकोपोड स्टम्प या स्टिग्मेरिया। आपके सामने डायग्राम में जो परपटाश्म टाइप का फॉसिल्स दे रखा है जो कैलामाइटीज के पित्त का परपटाश्म है। इसके अंदर किस तरह से ये रॉक्स के अंदर इसका फॉसिलाइजेशन हो रखा है। नेक्स्ट जो जीवाश्म का टाइप है जिसका नाम है मुद्राश्म जीवाश्म या इम्प्रेशन फॉसिल्स। तो इस प्रकार के जीवाश्मों में अवसादों पर पौधों या उनके अंगों की केवल स्थायी व गहरे रंग की छाप या इम्प्रेशन होती है। यानी कि जो सॉइल चट्टाने होती हैं, अवसादी चट्टाने, उनके ऊपर प्लांट्स या उनके ऑर्गन की केवल छाप ही प्रेजेंट होती हैं और इनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इन जीवाश्मों द्वारा पूरा वनस्पति के विभिन्न पादप अंगों जैसे पत्ती, पुष्प, स्तंभ, रंध्र, रोम, शिराविन्यास आदि की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। आपके सामने डायग्राम में मुद्राश्म टाइप का फॉसिल्स का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट जो फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है सहन जीवाश्म या ममीकृत जीवाश्म प्लांट्स। तो कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स या ममीफाइड प्लांट्स, ये जीवाश्म पादप या पादप अंगों के परस्पर दाब से बनते हैं और इनमें परस्पर पादप अंगों के बीच में कोई भी मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाए जाते। इनकी दो प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और इनसे जो इस प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ पादप अंग जैसे चर्मिल, पत्तियां, कठोर फल, बीज जो मम्मीकृत रूप में जो परिरक्षित रहते हैं। यानी कि मम्मीकृत से मतलब होता है मम्मी से। इनमें रासायनिक पदार्थों का इन जीवाश्मों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट के केमिकल मटेरियल का स्टडी कर सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन के लिए इनके सेक्शन भी काट सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है कोल बॉल्स। कोल बॉल्स का मतलब होता है कोयला और बॉल्स का मतलब होता है कि फॉसिल्स है जो गोल या नियमित आकार का होता है, इसलिए इसको कोयले के अंदर पाए जाने वाले फॉसिल्स है जो, इसलिए इनका क्या नाम रखा, कोल बॉल। तो इनका निर्माण दबे हुए पादप अंगों में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट,
वह आयरन सल्फाइड आदि के अंतः संवेदन से होता है। यानी कि प्लांट ऑर्गन्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दब जाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर किनका अंतः संवेदन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और आयरन सल्फाइड का, जिससे इनका फॉर्मेशन होता है। ये पदार्थ इन पादप अंगों को कोल में बदलने से रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको कोयले में बदलने से रोकते हैं और इनका आकार गोल या अनियमित होता है और ये जनरली कोयले में पाए जाते हैं। ये जीवाश्म स्थानगत क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और इन जीवाश्मों के द्वारा अपन पादप की आंतरिक और बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जीवाश्म का टाइप है जिसका नाम है एम्बर या अंबर भी कहते हैं इसको। तो जनरली ये एम्बर या अंबर क्या होता है, तो जो कुछ पूरा शंकुधारी वृक्ष होते हैं या पास्ट कॉनिफरस ट्रीज होते हैं उनका रेजिन है जो एम्बर कहलाता है। और जब ये प्लांट है जो क्षतिग्रस्त होता है तो इनके अंगों से ये जो रेजिन निकलता है वो जमीन पर एकत्रित हो जाता है और इसमें जो अनेक छोटे पौधे और जीव हैं जो प्रिजर्व हो जाते हैं, अतः इनको जीवाश्मों में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट जो जीवाश्म का टाइप है जिसका नाम है पर्णकोल या पेपरकोल या लीफ कोलिया। ये जीवाश्म महीन मृत पत्तियां होती हैं जो कार्बनिक मैट्रिक्स में है जो बिखरी रहती हैं और पत्तियों के आंतरिक ऊतक नष्ट होने के कारण ये सिर्फ क्यूटिकल की परतों के रूप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है वास्तविक अवशेष या एक्चुअल रिमेन्स। तो कुछ प्लांट्स की जो बीजाणुओं की भित्ति हैं और वो क्यूटिकल होती हैं, ये जनरली कम तापमान, वायु की अनुपस्थिति या प्राकृतिक पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इनका आसानी से विघटन नहीं हो पाता है और ये प्लांट ऑर्गन है जो वास्तविक अवस्था में है जो परिरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे जीवाश्म को अपन वास्तविक अवशेष कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट फॉसिल्स का टाइप है जिसका नाम है कूट जीवाश्म या स्यूडो फॉसिल्स। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ चट्टानें जो किसी पादप अंग या प्राणी का रूप ले लेती हैं लेकिन ये जीवाश्म की तरह दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में ये जीवाश्म नहीं होते हैं। तो ऐसे संरचना को या जीवाश्म को अपन कूट जीवाश्म या स्यूडो जीवाश्म कहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फॉसिल्स प्लांट्स के स्टडी के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे।